All right, so this is fourth lecture of chapter number 8, 12th class atoms. Already हम तीन classes इसकी कर चुके हैं और उन तीन classes में what we have primarily done is basically Rutherford's alpha scattering experiment. तो रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते थे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया, गोल्ड फॉयल पे डिफ्लेक्ट कराया, उसके बाद देखा कि कौन से एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वहां से उन्होंने पता कराया कि एटम कैसा दिखता होगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने हमें एक मॉडल दिया जिसको हम बोलते थे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पहली बार किसी इंसान ने ये शब्द यूज किया था, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने हमको बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज बेसिकली एम्प्टी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधा सीधा निकल जाते हैं, सो एन एटम शुड बी बेसिकली एम्प्टी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज है और बहुत छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है और बहुत ज्यादा डेंस है। And we call this chota sa concentrated dense positive charge as nucleus. This was the first time the word nucleus was used by anyone, और ये हमें इंट्रोड्यूस कराया रदरफोर्ड ने। थोड़ी थोड़ी बात उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की भी कर दी। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये बात भी सही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए जहां से रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो गलत प्रूव हो गया। सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट दिया वो उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये किसी भी रैंडम ऑर्बिट में, कोई भी रैंडम जगह ले सकते हैं, वहां पे ये जाके रिवॉल्व कर सकते हैं किसी भी रैंडम ऑर्बिट पे। ये थी रदरफोर्ड की पहली गलती। ये रैंडम ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करते। ये बाद में नील बोहर ने प्रूव किया, जो कि हम आज पढ़ेंगे, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने बाद में ये प्रूव किया कि भाई ये रैंडम ऑर्डर में नहीं घूमते, ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है जहां पे ये घूमते हैं। अब क्योंकि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, न्यूक्लियर मॉडल था, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। ये हमने पिछली बार देखा था। जो पहली लिमिटेशन थी, ये एक एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। अब एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाने का मतलब क्या है कि एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने ऑलरेडी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये प्रूव कर रखा था कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल होता है, जब वो मूव कर रहा होता है तो वो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी छोड़ता जाता है। अब जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी छोड़ता जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड ने हमको क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो चार्ज्ड पार्टिकल, जब वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी छोड़ता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को छोड़ता जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो न्यूक्लियस की शक्ति इलेक्ट्रॉन को अपने आप की तरफ खींचने की वो बढ़ती जाएगी, डोमिनेट करती जाएगी। और अगर न्यूक्लियस की शक्ति इलेक्ट्रॉन को खींचने की डोमिनेट कर जाएगी तो देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम जो वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए था। That means Rutherford's atomic model could not explain the stability of an atom. और stability of an atom किस चीज पे टिकी हुई है? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। मैक्सवेल ने हमको दिया था क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने बोला था कि चार्ज्ड पार्टिकल जब मूव करता है तो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी लूज करता रहता है। ये थी पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन जो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की थी वो थी कि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा एटम्स का नहीं समझा पाए। इसमें क्या था कि मान लो कि हाइड्रोजन का एटम है, तो जब हम हाइड्रोजन के एटम को देख रहे थे ना, तो हर बार जो उसकी एनर्जी आ रही थी वो एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही थी, मान लो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के एटम की हर बार इतनी एनर्जी आ रही थी -13.6। फिर हमने कोई दूसरा एटम देखा, ऑक्सीजन देखा, उसकी एनर्जी हर बार आ रही थी -5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आ रही थी। और ये डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जीज क्यों आ रही थी? क्योंकि हमें बाद में पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने हमको क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी रैंडम ऑर्बिट में घूम सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रैंडम ऑर्बिट में घूम सकते होते, then the energy distribution would have been continuous. Energy should have been 5, 5.1, 5.2, 5.3, 4, 5, 6 and so on like this.
but the values of energies were 5 electron volt, 7 electron volt, 21 electron volt. Discrete values आ रही थी. So Rutherford's nuclear model of atom could not explain the discrete spectra of the electrons. इसको तुम बोल सकते हो discrete energy spectra, या फिर तुम इसको बोल सकते हो discrete wavelength spectra, या फिर तुम इसको बोल सकते हो discrete frequency spectra. तीनों एक ही चीजें हैं because energy is because there is a relation between energy, frequency and wavelength. Energy is equal to Planck's constant into frequency. Energy is also equal to hc by lambda. So basically they can be used interchangeably. कि इन तीनों स्पेक्ट्रा को रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो नहीं समझा पाया, और इसी को रेक्टिफाई करने के लिए आज हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल. दिस इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल. जो हमें रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था वो दिया था 1911 में, और जो बोहर ने हमको एटॉमिक मॉडल दिया ये उसके 2 साल बाद दिया 1913. पहले 2 साल उन्होंने अच्छे से पूरा इन डेप्थ स्टडी किया रदरफोर्ड के मॉडल को. उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने जो हमको मॉडल दिया इसको हम बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है जी. सो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बेसिकली नई चीजें बहुत कम थी. इन्होंने बेसिकली, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज एन एंटायरली न्यू मॉडल. ये बेसिकली वही रदरफोर्ड का ही मॉडल है, लेकिन जो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी ना, उनको रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स दिए जिससे वो लिमिटेशंस दूर हो जाएं. तो बोहर ने बोला कि भाई जो रदरफोर्ड ने अभी तक हमको बता रखे ना, जो हमने न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चला है रदरफोर्ड से, वो एकदम सही है, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, लेकिन इसकी जो कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस क्यों हैं उनको रेक्टिफाई करने का मैं तुमको तरीका बताता हूँ. तो इन्होंने जो हमें पॉइंट्स दिए, सबसे सबसे पहले जो इन्होंने हमें पॉइंट दिया, पहले तो लिमिटेशन देखते हैं. लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड के मॉडल की? कि वो स्टेबिलिटी नहीं समझा पा रहे थे. स्टेबिलिटी क्यों नहीं समझा पा रहे थे? क्योंकि मैक्सवेल ने ऑलरेडी बोल रखा था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लूज करेगा. और फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बोला कि किसी भी रैंडम पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, जिससे बाद में लोगों ने सवाल उठाए. तो इन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इतनी बात तो रदरफोर्ड ने भी बोली थी. रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया था? दे रिवॉल्व इन एनी रैंडम ऑर्डर. तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. फिर इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने बोला कि दीज ऑर्बिट्स are also called energy levels. These orbits are also called energy levels. मतलब कि इन्होंने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये ऐसे रैंडमली किसी भी जगह पे रिवॉल्व करने नहीं लग जाते. एक पर्टिकुलर इनका जगह बनी हुई है, उसी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहे हैं. इनका पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है कि पहले इतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर और ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा और पीछे रिवॉल्व कर रहे हैं. मतलब कि ऐसे एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं. और ये जिन एनर्जी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड शेल्स. यस, तुमने पढ़ रखा होगा. के शेल होता है, एल शेल होता है, KLMN, ऑल दीज थिंग्स. यस, इन्हीं शेल्स की बात कर रहे थे यहाँ पे बोहर. उन्होंने बोला कि ये एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. एंड जस्ट टू गिव यू अ वेग आइडिया कि इनकी एनर्जी क्या होती है, तो जो सबसे पहला के शेल होता है, मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में जो सबसे पहले के शेल होता है उसकी एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. के शेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो उसके बाद का एल शेल होता है उसकी एनर्जी होती है
-3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद जो m शेल होता है इसकी एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद का जो शेल होता है दैट्स -0.8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सो ऑन लाइक दिस, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा कम है, इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस और कम होगा, इन दोनों के बीच और कम होगा और कम होगा, एंड सो ऑन लाइक दिस। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट लेवल्स पे ट्रेवल करती है। कि मान लो ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है बीच में, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ के शेल में ट्रेवल कर रहा होगा, यह है के शेल, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी के शेल में इलेक्ट्रॉन की? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पे ट्रेवल कर रहा होगा, इसकी एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ट्रेवल करेगा एल शेल में। लाइक दिस वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये था पहला बोहर का पॉइंट कि ये अलग अलग लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड जो हमें बोहर ने दिया, एंड द सेकंड पॉइंट वाज all the electrons in the same energy level, all the electrons in the same energy level have same energy. All the electrons in the same energy level have same energy which is equal to the energy of this energy level. बहुत बार एनर्जी वर्ड आ गया, ध्यान से समझो इस चीज को। उसके बाद उन्होंने बोला all the electrons at the same energy level have the same energy which is equal to the energy of this energy level. अपने शब्दों में लिख लो इसको। मतलब बनता है कि एक एनर्जी लेवल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होंगे उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज इक्वल होंगी, एंड those energies would be equal to the energy level of this particular energy level. ठीक है, इसको अपने शब्दों में लिख लो एक बार बड़े अच्छे से इसको। फिर उसके बाद मिटा दूं ना इसको? यस सर। फिर उसके बाद उन्होंने हमको एक तीसरा पॉइंट दिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो तीसरा पॉइंट ये था, रदरफोर्ड्स मॉडल फेल कहां पे हो रहा था? रदरफोर्ड्स मॉडल फेल हो रहा था, स्टेबिलिटी नहीं समझा पा रहा था। स्टेबिलिटी क्यों नहीं समझा पा रहा था? क्योंकि मैक्सवेल ने बोल दिया था कि भाई देखो, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो एक दिन न्यूक्लियस में आके बैठ जाएगा। तो ये उनकी लिमिटेशन थी। तो बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व in their orbits with fixed energy, with fixed energy. They neither absorb or emit energy. They neither absorb or emit energy. तो इन्होंने सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में तो वो एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं, ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना वो एनर्जी को एमिट करते हैं। फिर इसी से रिलेटेड उन्होंने एक पॉइंट दिया। हाँ जी, यस। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने हमको एक अगला पॉइंट दिया कि मान लो किसी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एमिट कर दी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। मान लो तुम्हें किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है तो तुम क्या करोगे? फोटोन स्ट्राइक कराओगे उस इलेक्ट्रॉन पे, तो उसके पास एनर्जी आ जाएगी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करनी है, एनर्जी एमिट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फोटोन्स को रिलीज करना पड़ेगा, तो एनर्जी उसकी इस तरीके से कम हो जाएगी। फिर उन्होंने अगला पॉइंट दिया कि इफ एट ऑल an electron absorbs
or emits energy, it has to jump to another energy level. It has to jump to another energy level. चलिए इसका मतलब समझते हैं बड़े अच्छे से. मान लो यहां पे न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल. मैं जानबूझ के अपने इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराऊंगा अभी दूसरे शेल में, ताकि वो पहले में भी जंप मार के चला जाए और तीसरे में भी जंप मार के चला जाए. दिस इज सेकंड शेल, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज थर्ड शेल. इसको तुम KLMN लिख सकते हो, लेकिन मैं 1 2 3 लिख रहा हूं फिलहाल के लिए. तो हमें पता है कि जो पहले शेल की एनर्जी होती है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बहुत कम होती है ये एनर्जी, क्योंकि ये नेगेटिव में, तो ये नंबर छोटा है. अगला नंबर है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी पहले शेल से ज्यादा है. और तीसरे शेल की एनर्जी वुड बी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ ये जो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर हमने इसको एनर्जी दे दी इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, यहां पे मान लो हमारे पास एक फोटोन है, हमने फोटोन से इसको हीट वीट करके कुछ ना कुछ करके हमने इसको एनर्जी दे दी. पहली बात तो ये एनर्जी लूज और एनर्जी गेन नहीं करेगा. इफ एट ऑल इसको एनर्जी गेन करनी पड़ गई, तो ये एनर्जी गेन उस हिसाब से करेगा ताकि ये एनर्जी गेन करके अगले वाले शेल में जंप मार जाए. क्योंकि अब एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है इसकी, तो एनर्जी बढ़ कैसे जाएगी, मतलब इसको अगले शेल में जाना पड़ेगा. तो तुम चेक कर लो अगले शेल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए. मान लो दिस इज -3.5, मान लो दिस इज -1.5. तो दूसरे शेल में जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर हम दे देंगे तो ये अगले शेल में चला जाएगा. मान लो हमने इसको यहां से फोटोन से एनर्जी देनी स्टार्ट की. सबसे पहले हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी दे दी. तो ये कुछ नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, एनर्जी को लेगा नहीं उसको. पॉइंट नंबर 3, विल नॉट एक्सेप्ट नॉट रिजेक्ट. ना एब्जॉर्ब करेगा ना एमिट करेगा उस एनर्जी को, क्योंकि 0.1 है भाई, इसको पता है 0.1 के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता. फिर हम इसको थोड़ी सी और बढ़ाएंगे एनर्जी, 0.2 देंगे, 3 देंगे, 0.4, 0.5, 0.6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी देंगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा. फिर हम इसको ज्यादा देंगे, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 9. फिर जैसे ही हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, तब ये उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, तब ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अगले वाले शेल में जंप मार देगा. ठीक है, दिस इज हाउ इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी. एंड कन्वर्सली यहां से ये एक फोटोन को एमिट भी कर सकता है. यहां से एक फोटोन से एमिट करके अपनी एनर्जी को ये और ज्यादा कम करके इस वाले शेल में भी जंप कर सकता है, छोटे वाले शेल में जंप कर सकता है. ठीक है जी. तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब अगर इसको करना पड़ गया तो इसको बड़े शेल में जाना पड़ेगा. अगर इसको एनर्जी को एमिट करना पड़ गया इसको, तो ये अपने से छोटे शेल में चला जाएगा. और ये जो शेल्स होते हैं, इनको केमिस्ट्री में हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, 1 2 3 बोल सकते हो, KLM बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये तो है पहला, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल. दूसरी है, सेकंड को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. दिस इज फर्स्ट नॉर्मल स्टेट. दूसरे शेल को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तीसरे शेल को हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट. चौथे को हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे ऐसे करके हमें ये 4 पॉइंट्स बोहर एटॉमिक मॉडल ने दिए. लेकिन इन पॉइंट्स को पढ़ के तुम्हें शायद थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग आ रही होगी कि यार बोहर ने ना एक्चुअली में हमें खास कुछ दिया नहीं है. रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई जो एनर्जी होती है, देखो इसको भी प्रश्न पूछे गए होंगे उसके बाद. रदरफोर्ड ने यही बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड. फिर लोगों ने प्रश्न उठाए, लोगों ने बोला कि देखो बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स थी, मैक्सवेल ने बोला था जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो न्यूक्लियस में जाके बैठ जाएगा, इसलिए तुम्हारा मॉडल गलत है, फेल. तो इसने आके क्या बोल दिया, इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट्स. यहां तक तो बात रदरफोर्ड वाली है. वहां पे उसके बाद उसने सिर्फ ये 3 शब्द चिपका दिए, विद फिक्स्ड एनर्जी.
ना तो वो एब्जॉर्ब करते हैं ना वो एमिट करते हैं। तो लोगों ने पूछा इसका मतलब क्या, कोई भाई रीजन तो दो। हमें पता है कि रदरफोर्ड के मॉडल में फ्लॉ था कि मतलब वो ऐसे नहीं घूम सकते इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम बोल रहे हो कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूम रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई तुम हमको रीजनिंग दो कि किस तरीके से वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूम रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ये भी तो मैक्सवेल के क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फेल कर रहा है। तो मैक्सवेल ने बहुत पहले ये एस्टेब्लिश हो चुका था पहले। मैक्सवेल के बस जिस तरीके से न्यूटन ने हमें क्लासिकल मैकेनिक्स दिए थे ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑल दोस थिंग्स, तो इन्होंने हमें क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया था। उसमें उन्होंने बोला था कि भाई चार्ज्ड पार्टिकल एनर्जी लूज कर रहा है, तो ये थर्ड पार्टिकल भी तो एनर्जी लूज कर रहा था। तो यहाँ पे इनके पास कोई जवाब नहीं था, बेसिकली बोहर के पास कोई जवाब नहीं था। और बोहर ने सिंपली एक स्टेटमेंट बोली, उन्होंने बोला कि ये तुम्हें अपनी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भूलनी पड़ेगी अगर तुम्हें एटम को समझना है। एटम बिल्कुल एकदम एक नया टॉपिक था, उस टाइम पे हॉट टॉपिक था, लोग पूरी डिस्कवरी कर रहे थे कि एटम कैसा दिखता होगा। तो इन्होंने बोला कि देखो जो भी तुम्हारी क्लासिकल साइंसेज है ना, उनको साइड में तुम्हें रखना पड़ेगा अगर तुम्हें एटम को समझना पड़ेगा, क्योंकि एटम में ऐसा ही होता है। लेकिन ये जवाब इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था कि एटम ऐसा ही होता है। इन पे और ज्यादा सवाल उठाए गए। इनको पूछा गया कि देखो कि ये जो पहला तुमने बोला है कि ये एनर्जी शेल है, -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो दूसरा एनर्जी शेल है, तीसरा एनर्जी शेल है, ये अगर तुम बोल ही रहे हो कि ये फिक्स्ड एनर्जी शेल्स हैं, तो बताओ ये कहाँ है, न्यूक्लियस से कितनी दूर है, इसका रेडियस हमें निकाल के बताओ। ये जो दूसरा शेल है इसका हमें रेडियस निकाल के बताओ, जो तीसरा शेल है उसका रेडियस निकाल के बताओ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पहले शेल में उसकी वेलोसिटी बताओ, जो दूसरे शेल में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी टोटल एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ। कि भाई अगर तुम बोल रहे हो कि अगर ऐसे शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो उन एनर्जी लेवल्स के बारे में। तो ये इंफॉर्मेशन, अब थोड़ी सी बात बोहर के दिल पे लगी और उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। पहले उन्होंने ये 4 मॉडल्स दिए, 4 पॉइंट्स दिए। फिर उसके बाद जब ये सारे सवाल उनके ऊपर उठाए गए तो उन्होंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना 5वां और आखिरी पॉइंट दिया, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को अब तक का जो था उसको पूरा का पूरा हिला के रख दिया। उन्होंने हमें एक 5वां पॉइंट दिया और इस 5वें पॉइंट की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी एटम में कौन सा वाला शेल न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे होगा। 5वां उन्होंने एक पॉइंट दिया, उस 5वें पॉइंट से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी एटम में कौन से वाले शेल का रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा। उस शेल में कोई अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। उस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। बेसिकली किसी भी एटम के किसी भी शेल की पूरी कहानी उन्होंने इस 5वें पॉइंट में दे दी। और ये जो 5वां पॉइंट था, दिस पॉइंट वाज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तुम अपना चिपका लेना अपने आप। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स which have angular momentum, which have angular momentum as an integral multiple of h by 2 pi। ये जो 5वां पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in orbits which have angular momentum as an integral multiple of h by 2 pi. This was a revolutionary point. इसी पॉइंट की वजह से आज हम बोहर को याद रखते हैं। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई पता नहीं क्या बोल गया, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम भी नहीं याद हमें तो ढंग से। 11th क्लास में सुना था एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, लेकिन कुछ मतलब सा अभी फिलहाल बन नहीं रहा है इसका, है ना। तो इसको समझते हैं पूरा अच्छे से। लेकिन ये था एक रेवोल्यूशनरी आइडिया। अब के बाद जो हमारा चैप्टर चलेगा अगला, अगली जो 2 क्लासेस होंगी वो इसी को फॉलो अप करेंगी। सो ये जो स्टेटमेंट थी, बोहर ने हमको स्टेटमेंट दी कि मान लो ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अराउंड यहां पे पहला शेल है। इस पहले शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, इस पहले शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा that should be an integral multiple of h by 2 pi. Integral multiple of h by 2 pi का मतलब क्या है? n into h by 2 pi. तो जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 1 into h by 2 pi. पहले शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम वुड बी 1 into h by 2 pi. जो दूसरे शेल में, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम शुड बी 1 into h by 2 pi. दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम शुड बी 2h by 2 pi. अगर nth शेल में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम शुड बी nh by 2 pi. This is the angular momentum of electron in the first shell, ये वाला. Angular momentum of electron in the second shell, ये वाला. Similarly, angular momentum of electron in the nth shell, ये वाला. ठीक है, लेकिन अभी भी आई नो ज्यादा हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं. 11th क्लास पे वापस आते हैं. एंगुलर मोमेंटम था क्या? एंगुलर मोमेंटम था, सबसे पहले तो मोमेंटम याद है हमको? एक बार ऊपर मोमेंटम लिख लेते हैं. मोमेंटम क्या होता था? मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी. सही है ना? mv को हम मोमेंटम बोलते थे. इतना सही है? ठीक है. Yes, फिर sir. उसके बाद तुम्हें ये भी याद होगा कि एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता था L, एंड एंगुलर मोमेंटम वाज इक्वल टू R क्रॉस P. एंगुलर मोमेंटम वाज इक्वल टू R क्रॉस P, मतलब कि R और P रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम. ये था लीनियर मोमेंटम. दिस इज लीनियर मोमेंटम. रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट. इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद लीनियर मोमेंटम. क्या है? मास इंटू वेलोसिटी. मास तो स्केलर ही है, तो हम इसको लिख लेते हैं मास इंटू वेलोसिटी. मास को एक बार थोड़ा साइड में ले लेते हैं, तो स्केलर ही है. दिस वुड गिव मी मास इंटू रेडियस क्रॉस प्रोडक्ट विद वेलोसिटी वेक्टर. नाउ रेडियस एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद वेलोसिटी का मतलब क्या है? मास इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी. सीधा सीधा MRV लिख देता हूं. MRV इंटू साइन ऑफ थीटा. और ये थीटा कौन सा है? थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है जी. तो इसके लिए समझते हैं. इज दिस ओके? प्लीज गिव मी अ थम्स अप. ये सही था? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MRV sin थीटा, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड वेलोसिटी. रिद्धिमा सही है? Yes, sir. ऑलराइट. अब हम समझते हैं इसके लिए. तो पहले शेल के लिए बोहर ने हमको बोला कि पहले शेल के लिए द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट शेल शुड बी 1 मल्टीप्लाइड बाय h by 2 pi. यहाँ पे L1 की जगह देखिए हम क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा कितना. मान लो ये पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. अब या तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा या फिर ये क्लॉकवाइज जा रहा होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता. हम इसको एक बार ऐसे घुमा देते हैं, ये ऐसे जा रहा होगा. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ये ट्रेवल कर रहा होगा टेंजेंशियली लेफ्ट की तरफ. तो ये तो डायरेक्शन होगी इसकी स्पीड की, और ये हो गया इसका रेडियस वेक्टर. तो क्या ये हमको दिखाई दे रहा है कि रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंड साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा पहले शेल में, this would be equal to mass of an electron. This will be equal to mass of an electron multiplied by radius. अब ये radius 1 का मतलब समझ रहे हो? radius 1 का मतलब distance of the first shell from the nucleus. radius 1 का मतलब है distance of first shell from the nucleus multiplied by
velocity of this electron into sine of 90 डिग्री, जिसको मैं छोड़ रहा हूं. Okay. इसको तुम बेसिकली ये भी लिख सकते हो mvr. पहले शेल के लिए m is the mass of the electron, v is the velocity of the electron, r is the radius of the shell number 1 from the nucleus, कि कितना डिस्टेंस है पहले शेल का न्यूक्लियस से. This is for first shell. Mass of an electron, velocity of the electron in first shell, and radius of the first shell. Similarly, बाकी सारे shells के लिए the formula is common, mvr. Nth shell के लिए भी the formula is common, m mass electron का, velocity electron की nth shell में, radius nth shell का. ठीक है? So, okay, before moving any forward, can you please take a few minutes और इसको नोट कर लो एक बार. अब हम कोशिश करते हैं कि जो पहला शेल है उसका डिस्टेंस निकालने की, बेसिकली उसका रेडियस निकालने की. जो पहला शेल है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, मैं दोबारा से वहीं पे बना रहा हूँ. लेट्स से ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल है. अब ये आर निकालने की कोशिश करते हैं कि ये आर कितना होगा, कितना. तो बोहर ने जो अभी तक हमको इंफॉर्मेशन दे दिया है उसके हिसाब से मुझे ये पता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन multiplied by velocity of this electron in first shell multiplied by ये जो r हमको निकालना है, this should be equal to n, which is 1 in this case. First shell है तो n 1 होगा, would be equal to h by 2 pi. इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे कि ये रेडियस कितना होगा. ठीक है? तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? यहाँ पे देखिए अननोन कितने और नोन्स कितने. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है. वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी है पहले शेल में, वेलोसिटी का अभी हमें कुछ नहीं पता. ये हो सकता है हमको निकालनी पड़े, वेलोसिटी का नहीं पता. पहले शेल का रेडियस कितना है, रेडियस के बारे में भी कोई ज्यादा आइडिया है नहीं पहले शेल के. प्लैंक्स कांस्टेंट मेरे को पता है क्या होता है, 2 मेरे को पता है क्या होता है, पाई मेरे को पता है क्या होता है. बेसिकली एक इक्वेशन है मेरे पास, उस इक्वेशन में दो चीजें आ गई वेरिएबल. एक तो ये रेडियस मेरे को नहीं पता, उसके बाद मेरे को इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं पता. इसका मतलब एक इक्वेशन से तो काम नहीं बनेगा क्योंकि वेरिएबल दो आ गए. ये सब कुछ हमें पता है, सारी चीजें हमको पता थी. ये दो वेरिएबल आ गए, वेलोसिटी और रेडियस. दोनों में से किसी एक चीज को पता करके लाना पड़ेगा कहीं और से. और ये जो कहीं और से हमें वो चीज पता चलेगी वो आएगी एक बार फिर से आइजैक न्यूटन भाई साहब. उन्होंने हमको दी क्लासिकल मैकेनिक्स और उन्होंने हमको बोला कि जब कोई भी चीज किसी और चीज के अराउंड रोटेट करती है रोटेशनल मोशन में, तो जो फोर्स अंदर की तरफ उसको खींच रही होती है, दिस फोर्स इज इक्विवेलेंट टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लग रही होती है, दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. मतलब कि जब यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ भी खींचा जा रहा होगा बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा. लेट्स से उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिससे न्यूक्लियस इसको अपने आप की तरफ खींच रहा होगा. And this electrostatic force should be equal to mv square by r. ये सारे mvr सेम ही है. Mass of an electron, velocity of the electron पहले शेल में, radius of the first shell, ये सेम ही है mvr. यहाँ पे लिख सकते हो तुम मास इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पहले शेल में, रेडियस पहले शेल का. अब तुम देखो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गया. इन दो इक्वेशंस में हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, तो इससे हम हो सकता है कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर लें. लेकिन उससे पहले ये Fe को सॉल्व कर लेते हैं. Fe कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर. तो K तो मेरे को पता है, K इज 1 by 4 pi epsilon naught मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर वाला चार्ज क्या है, अंदर वाला चार्ज इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास कितने चार्ज होंगे,
जितने उसके पास प्रोटॉन होंगे। और उसके पास कितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के पास? दिस डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर Z है, Z का मतलब क्या है कि इसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स हैं। इसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स का मतलब क्या है कि इसके न्यूक्लियस में Z चार्ज है। ठीक है, ये तो हो गया न्यूक्लियस का चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा चार्ज जो रिवॉल्व कर रहा है। कौन सा चार्ज रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका चार्ज कितना होगा? E डिवाइडेड बाय R1 होल स्क्वायर। दिस should be equal to mass of an electron into velocity of electron in first shell का square divided by R1। यहां पे if you carefully look at this equation, ये पहले तो इसको काट देता हूं R1 और R को। अब यहां Yes. पे तुम देखो, ये मेरे को नोन है, K मेरे को पता है कि कितना होता है 1/4πε0 और 9 × 10⁻⁹ Right. एटॉमिक नंबर मेरे को पता होगा कि मैंने कौन सा एटम लिया। E की वैल्यू मेरे को पता है 1.6 × 10⁻⁹ और वेरिएबल्स कौन से बचे? M और V। यहां पे एक इक्वेशन थी जहां पे मेरे पास दो वेरिएबल्स थे। आई एम सॉरी, वेरिएबल्स कौन से बचे? V और ये R। ठीक है, M तो पता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमको 9.1 × 10⁻31। ये V वेरिएबल है और R वेरिएबल है। यहां पे इक्वेशन थी जिसमें दोनों V और R वेरिएबल्स थे। एक और मेरे पास इक्वेशन बन गई जिसमें V और R वेरिएबल्स हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली दोनों में से एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम रेडियस निकाल रहे थे पहले शेल का, तो V को किसी तरीके से कैंसिल आउट कर देते हैं। V को कैंसिल आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे V स्क्वायर है ना, वो V स्क्वायर है, यहां से V स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर देता हूं। ये बन जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर। यहां से V1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा VE1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल का स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं पुट करूंगा दूसरी इक्वेशन में। यहां से मेरे पास पहले शेल का रेडियस कितना आ गया? रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल इज इक्वल टू K टाइम्स, ये रेडियस को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं और ये दोनों टर्म्स को मैं नीचे लेके आ रहा हूं। सो दिस गिव्स मी K टाइम्स Z E स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन multiplied by velocity of electron in the first shell का whole square. This gives me the radius of the first shell. लेकिन यहां पे दो वेरिएबल्स हैं, K मेरे को पता है, Z मेरे को पता है, E मेरे को पता है, मास मेरे को पता है, VE स्क्वायर मेरे को नहीं पता और ये R1 मेरे को नहीं पता। तो VE स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं। VE स्क्वायर की पूरी वैल्यू मेरे को यहां से पता है, इसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं। सो दिस शुड गिव मी K टाइम्स ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय VE1 का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नीचे क्या क्या था 4π स्क्वायर इंटू ME का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर। ऑल गुड?
ज्यादा हो गया ना थोड़ा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और देखो, 2 लाइनों में भी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू R1। अब यहां से इफ यू सी, कुछ चीजें तुम्हारी कट जाएंगी। ये जो R1 है और ये जो R है, ये आपस में यहां से कट जाएगा, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे है और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर है, ये भी आपस में कट जाएगा। तो यहां से मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां से जो तुम्हारा R1 निकल के आएगा, दिस R1 शुड बी इक्वल टू, अब तुम सारी चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, यहां पे 1 है, ठीक है। सो योर R1 शुड बी इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो k है ना, k को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ताकि ये पाई के साथ कट जाए। तो मैं इसको k को लिख रहा हूं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं 4 को काट देता हूं, और ये पाई को इस पाई से काट देता हूं, और एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसे ही रहने देते हैं। सो रेडियस ऑफ द फर्स्ट शेल is given by h square into epsilon naught, h square into epsilon naught divided by z square into pi me, z square into pi into me। अब तुम यहां पे देखो, ये पहले शेल का रेडियस है। पहले शेल के रेडियस को निकालने के लिए ये h प्लैंक्स कांस्टेंट मेरे को वैल्यू पता है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड्स। एप्सिलॉन नॉट मेरे को वैल्यू पता है 8.85 into 10⁻12। z मेरे को पता है कौन सा मैं एटम लूंगा, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। e is the charge on one electron, pi is 3.14, mass of an electron is 9.1 into 10⁻31 kg। अब मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि जो हाइड्रोजन है उसका जो पहला शेल होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, वी कैन कैलकुलेट दिस by this formula, R1 is equal to h square epsilon naught divided by z square pi me। अगर मैं अब तुमसे पूछ लूं कि जो लिथियम है उसका जो पहला शेल होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, उसको भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। पहले तो ये सारी कहानी को नोट कर लो, अगर तुमने साइड बाय साइड नहीं नोट किया, और जब इसको नोट कर लिया फिर उसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन होगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का जो पहला शेल है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना होता है। बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट R1 फॉर अ हाइड्रोजन एटम। इसको एक बार नोट कर लो, देन ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज। चलो अभी जो मैं अगली चीज तुमको बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, और ये जो पूरा ऊपर छपा हुआ है इस टाइम पे बोर्ड पे, इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा तुमको। मैं पूरी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ चेंज करूंगा, ठीक है, तो बहुत ही तुमको केयरफुली नोटिस करना पड़ेगा। अभी तक हमने इस पूरे सिनेरियो में क्या किया, मैंने n को 1 ले रखा है, हम पहले शेल का रेडियस निकाल रहे थे। पहले शेल का रेडियस आ गया h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय z स्क्वायर पाई me। मान लो मेरे को रैंडमली पूछा गया होता कि किसी भी एटम के nth शेल का रेडियस, जनरल पूछा गया होता nth शेल का रेडियस, तो हमने n को शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया था। हमने बोला था कि भाई ये क्योंकि पहला शेल है, पहले शेल में वेलोसिटी, तो पहले शेल का रेडियस, इसलिए हमने यहाँ पे n को 1 ले लिया था, n यहाँ से उड़ गया था। लेकिन बोहर ने क्या बोला था, nth शेल में क्या होगा, इट विल बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय पाई, मतलब nth शेल में यहाँ पे क्या होगा, n h/2 पाई। ठीक है, तो अगर हम n को ना एलिमिनेट करें, अगर हम पहले शेल की बात ना करें, जनरली किसी भी शेल की बात करें, तो यहाँ पे आ जाएगा NH/2 पाई। और फिर जब पूरी इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा me स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, साथ में एक और आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, मेरे को रोक देना जब कुछ नहीं समझ में आएगा, तो साथ में एक आ जाएगा n स्क्वायर। फिर यहां से हमने वैल्यू निकाली v e स्क्वायर की,
तो वी स्क्वायर को मैंने क्या बोला, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये सारी कहानी। तो अब इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, एच स्क्वायर के साथ एक एन स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, जनरल किसी भी शेल के लिए, ठीक है। ये रेडियस ऑफ nth शेल है, रेडियस ऑफ nth शेल, velocity of electron in nth shell, velocity of electron in nth shell, velocity of electron in nth shell, mass of electron, तो mass of electron ही रहते हैं। ये आ गई velocity of electron in nth shell, ये डिपेंड करती है n के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब फिर उसके बाद मेरा जो रेडियस ऑफ nth shell था उसका फॉर्मूला था k z e square by me into v into velocity of electron in nth shell का होल स्क्वायर। तो nth शेल के होल स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया था, h स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये सारी टर्म। अब यहाँ पे h स्क्वायर के साथ साथ एक और टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगी, n स्क्वायर। क्या ये सही है? अभी तक समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. अब यहाँ पे एक और टर्म और ऐड हो जाएगी, n स्क्वायर, और ये r बिल्कुल ऐसे ही कटेगा। अब हमने r1 की वैल्यू निकाली ऊपर, तो r1 की वैल्यू निकालते टाइम ये वाली नीचे वाली टर्म्स को हम जब ऊपर लेके गए थे, h स्क्वायर और पाई एप्सिलॉन नॉट को हम ऊपर लेके गए थे ना, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को ऊपर, साथ में अब एक और n स्क्वायर भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। मतलब कि हम इसको लिखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय z e स्क्वायर पाई m e। अब तुम्हारे पास टूल्स बहुत बढ़ गए हैं। अब मैं तुमको अगर सीधा सीधा ये पूछ लूं कि भाई जो ऑक्सीजन होता है उसका जो 5वां शेल होता है उसका रेडियस कितना होता है, तुम मेरे को बड़े आसानी से बता दोगे। ऑक्सीजन के 5वें शेल का रेडियस होगा, यहाँ पे 5वां शेल है, तुम इसको यहाँ पे 5 पुट कर दो। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तुमको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुमको पता है, ऑक्सीजन के लिए तुमको Z पता है, तुमको E पता है, पाई पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। अब तुम किसी भी एटम के, दुनिया में किसी भी एटम के किसी भी शेल का रेडियस निकाल सकते हो। अब तुम किसी भी एटम के किसी भी शेल का रेडियस निकाल सकते हो। तो अब मैं तुमको क्वेश्चन दे सकता हूं, अब मैं तुमको पूछ सकता हूं कि भाई कैल्शियम का जो तीसरा, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा, मिटा दूं इसको। Yes, sir. तो अब मैं तुमको क्वेश्चन दे सकता हूं कि भाई बताओ कैल्शियम के जो थर्ड शेल होता है उसका रेडियस कितना होता है। कैल्शियम के थर्ड शेल का अगर तुमको रेडियस निकालना है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कि रेडियस निकालना है थर्ड शेल का, तो n को मैं 3 पुट कर दूंगा, h को मैं 6.626 इंटू 10⁻34 पुट कर दूंगा, एप्सिलॉन नॉट को मैं 8.85 इंटू 10⁻12 पुट कर दूंगा, z को मैं 20 पुट कर दूंगा, e को मैं 1.6 इंटू 10⁻19 पुट कर दूंगा, पाई इज 3.14 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। लेकिन तुम इस फॉर्मूले में देखो बहुत सारी चीजें तो कॉमन है, n स्क्वायर multiplied by h square multiplied by epsilon naught divided by z multiplied by e square pi mass of an electron। तो अब मैं तुमको अगर कोई भी एटम दे दूं, कैल्शियम का तीसरा एटम, तो कैल्शियम के तीसरे एटम के लिए तुम ये सारी वैल्यूज पुट करोगे और तुम कैल्शियम के तीसरे एटम का रेडियस निकाल दोगे। अगर मैं तुमको बोलूं बेरिलियम का पहला शेल, बेरिलियम का जो पहला शेल है उसके लिए निकालो, तुम ये सारी वैल्यूज पुट करोगे और तुम वो भी निकाल दोगे। अब तुम किसी भी एटम के किसी भी शेल का रेडियस निकाल सकते हो। लेकिन तुम एक चीज नोट करो, हर बार जब तुम कैलकुलेशन कर रहे हो ये h की वैल्यू तो तुम सेम ही पुट कर रहे हो, h स्क्वायर की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी तुम सेम ही पुट कर रहे हो, और ई स्क्वायर की वैल्यू भी तुम हर बार सेम पुट कर रहे हो, पाई की वैल्यू भी तुम हर बार सेम पुट कर रहे हो, एम ई की वैल्यू भी तुम हर बार सेम पुट कर रहे हो। तो इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी हम पहले ही करके रख लेते हैं, ये रेशो तो सेम ही रहेगा हर बार, इसकी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी पहले करके रख लेते हैं, एंड दिस कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 0.529 into 10 raised to the power minus 10, 0.529 into 10 raised to the power minus 10 multiplied by n square
divided by z. This is the radius of nth shell. इसको क्योंकि ये 10 raised to the power minus 10 की रेशियो में आ रहा है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिख लेते हैं. रेडियस ऑफ nth शेल इज इक्वल टू 0.529 n square divided by z एंगस्ट्रॉम. ये चीज तुमको याद रखनी है. आई नो सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा कि बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, लेकिन जो बाकी सारी कहानी है वो तुमको पता होनी चाहिए. ये वाली चीज तुमको याद रखनी है कि किसी भी एटम का अगर मेरे को nth शेल का रेडियस निकालना है, दिस रेडियस कैन बी गिवन बाय 0.529 n स्क्वायर बाय z, और ये जो वैल्यू आएगी ये एंगस्ट्रॉम में आएगी. ठीक है. Yes. तो अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई जो हाइड्रोजन का एटम होता है, एक हाइड्रोजन का एटम होता है ना, मान लो इस हाइड्रोजन के एटम का मैं तुमको बोलूं कि दूसरे शेल का रेडियस निकाल के बताओ, इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, ये उसका पहला शेल, ये उसका दूसरा शेल. मैं ये डिस्टेंस पूछ रहा हूं तुमको. तो ये अगर दूसरे शेल का डिस्टेंस तुमको निकालना पड़ गया तो तुम क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ, अब ये कौन सा शेल है, दूसरा, इज इक्वल टू 0.529. कौन सा शेल है, सेकंड शेल. 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, डिवाइडेड बाय z कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 1 एंगस्ट्रॉम. So this should give me approximately equal to 9 4s are 36. 3 आ गए यहाँ पे, 11, 1 आ गया यहाँ पे. So this gives me 21. So 2.116 angstrom is the radius of the second shell of a hydrogen atom. Yes, sir. आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में घूम रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. वेलोसिटी डिस्कस करने के बाद हम पता करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसके बाद हम पता करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और वहां पे जाके हमारा खत्म होगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल. All right, thank you very much girls for joining today. This was all in today's class.